नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती प्रधान सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में देखिए हम जो है कि पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं वर्णमाला से, और वर्णमाला 2 भाग समाप्त हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा भाग। लेकिन पहले पढ़ने से पहले ये समझ लीजिएगा कि जो वर्णमाला है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 2, 3, 4 प्रश्न न आवे। देखिए इसमें एग्जाम जैसे एसआई है, एसआई इसमें भी वर्णमाला से 2, 3 प्रश्न आना तय है ना। और देखिए टेट भी है, टेट भी है इस समय, टेट और सुपर टेट, सुपर टेट और जूनियर की भी वैकेंसी आई है। इसमें भी वर्णमाला से प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न जरूर आएगा। जूनियर टेट में भी आएगा ये वर्णमाला से प्रश्न, ठीक है ना। तो जो जूनियर लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और हम रोज 1-2 दिन के अंतर पे हमेशा हम आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे ना। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। 2 भाग हम लोग पढ़े हैं, जैसे वर्णमाला में तो स्वर समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, स्वर समाप्त हो चुका है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं व्यंजन की। देखिए व्यंजन क्या है, आइए व्यंजन को देखते हैं हम लोग हैं। व्यंजन 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 को देखिए हम कई भागों में कई आधार पर बांट कर पढ़ेंगे। और व्यंजन की ये पहले ही हम बता चुके हैं कि व्यंजन की जो परिभाषा होती है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को हम लोग कई भाग में बांट कर पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा सबसे पहले हम स्पर्श देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श स्पर्श व्यंजन देखेंगे हम लोग। और इस स्पर्श के बाद जो है अंतस्थ पर चर्चा करेंगे हम लोग। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ। और अंतस्थ के बाद हम लोग उष्म पर बात करेंगे कि उष्म व्यंजन कौन होते हैं, उष्म व्यंजन। फिर इसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन में बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन के बाद एक संपृक्त है, संपृक्त। ये संपृक्त क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे युग्मक क्या होता है, युग्मक या द्वित्व, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं ना। तो देखिए व्यंजन को हम कई आधार पर बांट कर पढ़ेंगे, व्यंजन को कई आधार पर देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं कि स्वर क्या, स्पर्श क्या होता है। स्पर्श, तो स्पर्श में देखिएगा क, ख, ग, घ, न। ख्याल करिएगा यहां पर आपको ध्यान देना है, ये न है। बहुत से बच्चे इसको न बोलते हैं, इसको अंगा बोल देते हैं, लेकिन ये अंगा नहीं है, अंगा ये है। जिस तरह क, का, की, कु, के, क, कंग, क रूप चलता है क का, उसी तरह इसका भी रूप चलता है ङ, ङा, ङी, ङुंगे, ङ, ना। तो अंगा ये है, न है ये, ठीक है ना।
ये क्या है, न है, और ये क्या है, ना है। फिर च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखेगा नीचे हलंत रहेगा इनके, अंडरस्टूड है इसमें सब में ना। तो यहां आप लोगों को ये देखिएगा कि क्यों इसे स्पर्श, इसे क्यों स्पर्श, क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए यहां पर कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसे। ये स्पर्श व्यंजन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं इन लोगों का, तो वायु जो फेफड़े से होते हुए, नाभि से होते हुए, फेफड़े से होते हुए मुख से किसी एक बार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहीं न कहीं स्पर्श करके निकलती है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से न तक देखेगा, क से न तक ये लोग ये कंठ वर्ण कहे जाते हैं। इन्हें कंठ बोला जाता है क्योंकि जब इनका हम लोग उच्चारण करते हैं तो यहां से उच्चारित होता है क, ख, ग, घ, न, ये कंठ से उच्चारित होते हैं ना। क, ख यहां दबाइएगा आप लोग, और ज्यादा देर तक मत दबा दीजिएगा, नहीं तो गारंटी लिस्ट हो जाएंगे, तो हमारी गारंटी नहीं है ना। कहेंगे यही दबाए थे, जेल भेज देंगे हमें, ठीक है ना। तो यहां देर तक मत दबाइएगा। ये क, ख, ग, घ ये जो है कंठ से बोले जाते हैं ना। और च, छ, ज, झ, ञ ये जो है तालु से बोले जाते हैं। कहां से? तालु से बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। कहां से? मूर्धा से। और त, थ, द, ध, न ये जो है दंत से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब क, ख, ग, घ, न जब हम बोलते हैं तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ जब बोलते हैं ये तालु से। और ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये मूर्धा से। शीशा ले लीजिएगा, सामने रख करके देखिएगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़ जब हम लोग बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर जो खाली स्थान है वहां जाकर के टकराती है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ वही मूर्धा है, और ये लोग मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर त, थ, द, ध, न ये दंत से बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपरी दांत से जाकर के टकराती है। त, थ, द, ध, न इसलिए इसे दंत वर्ण कहा जाता है। और प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आपका जो दोनों जो ओठ है, ओठ आपस में सटता है, मिलान करता है, तभी इनको हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं उच्चारण हो सकता है। प, फ, ब, भ, म बिना ओठ के सहारे ये लोग नहीं बोले जा सकते ना, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओठ के सहारे लोग बोले जाते हैं। और ये जो है देखिएगा, इसे ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो मुखिया होता है, इनमें जो मुखिया का मतलब जो पहला वर्ण होता है
उसी को वर्ग में रख दिया जाता है कि ये क वर्ग में, अगर क वर्ग कहा जाए तो क वर्ग में पांचों वर्ण आ जाते हैं। इन्हें क वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन लोगों को वर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्ग के नाम से। ये क वर्ग हो गए, ये क वर्ग हो गए, और ये च वर्ग हो गए, और ये ट वर्ग हो गए, और ये त वर्ग हो गए, और ये प वर्ग हो गए। इन लोगों को वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वर्ग के नाम से जाना जाता है। और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है ना, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न करे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है ये 25 है। कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 है। क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और ये 25 है। और वर्ग की संख्या आपसे पूछे कि वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या 5 है। या आपसे प्रश्न करेगी वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 5 है। अगर पूछे वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25। आइए इसके बाद हम लोग अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ में यह अंतस्थ में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आते हैं, देखिए य, र, ल और व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है अंदर की तरफ आती है, वायु जो है अंदर की तरफ आती है, इसलिए इनका नाम पड़ा अंतस्थ व्यंजन ना। फिर इसके बाद उष्म। उष्म व्यंजन कौन कौन है? श, श, श और ह, यही 4 वर्ण है उष्म व्यंजन के अंतर्गत। श, 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 ह। जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं उष्म व्यंजन का, तो मुख से गर्म हवा निकलती है ना, ये ठंडी में काम करेगा। जब आप लोग ठंडी में, अगर ठंड लगती है तो आप लोग उष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो गर्मी मिलेगी ना। देखिएगा आप लोग, हाथ ले लीजिएगा और इसका उच्चारण करिए, देखिए उष्मा निकलेगी, गर्म हवा निकलता है। श, 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 ह। जब बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलता है और मुख में घर्षण भी होता है ना। और पहले के जो ऋषि मुनि हैं जब उच्चारण करते थे तो सामने वाले को आंच लगती थी ना, इतना। और एक ऋषि मुनि इतना दिल से उच्चारण कर दिए कि सामने वाला भस्म हो गया। नाम नहीं बताएंगे ना। आइए उष्म व्यंजन भी हम लोग देख लिए। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन है ये देखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श आते हैं। छ का निर्माण कैसे हुआ ये देखेंगे। तो छ का निर्माण जो है क प्लस स से हुआ है। छ का निर्माण क प्लस स से हुआ है, और त्र का निर्माण त प्लस र से हुआ है। त्र का निर्माण त प्लस र से हुआ है, और ज्ञ का निर्माण ज प्लस ञ से हुआ है, और स्र का निर्माण स प्लस र से स्र का निर्माण हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें स्वर भी है, इन लोगों में स्वर भी है। अगर आपको स्वर निकाल करके प्रश्न दे कि स्वर प्लस करके स्वर भी दे दे, तो यहां पर देखिएगा प्लस अ है तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा।
इसमें जो है स्वर भी है। अगर ऐसे दे प्रश्न तो इसके हिसाब से लगाइएगा, अगर ऐसे न दे, अगर इस तरह दे तो ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जो है स्वर भी है। क प्लस स से क्ष का निर्माण होता है, त प्लस र से त्र का, ज प्लस य से ज्ञ का, और स प्लस र से स का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए कहा जाता है, इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका निर्माण हुआ है क प्लस स से हुआ है, तो क अलग व्यंजन है, स अलग व्यंजन है। दो अलग अलग व्यंजन से इनका निर्माण हुआ है इन लोगों का, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो इनका निर्माण हुआ है दो अलग अलग व्यंजन से हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग हैं कि संपृक्त क्या होता है। संपृक्त, संपृक्त, संपृक्त तो संपृक्त में ये देखेंगे, यहां से प्रश्न आया है, जैसे मान लीजिए संबल, वक्त हो गया, वक्त, रक्त हो गया और संबल हो गया, संबल। और इसमें दिल्ली हो गया, दिल्ली, पक्का, बच्चा, है ना। यहां देखने वाली बात यह है कि ये संपृक्त क्या है। बहुत से बच्चे जो है गलतियां करते हैं कि संपृक्त क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि संपृक्त क्या है, युग्मक या द्वित्य क्या है। ये एग्जाम का प्रश्न है और यूपीएसआई में भी यह प्रश्न पूछ चुका है कि संबल क्या है। यूपीएसआई में यह प्रश्न आ चुका है कि संबल क्या होता है ना। तो संपृक्त यही है कि जो आधा वर्ण है, यहां ध्यान देने वाली बात है, आधा वर्ण, यहां पर देखिए आधा वर्ण का है। आधा वर्ण अगर किसी दूसरे पूरे वर्ण से मिलता है तो इसे संपृक्त कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आधा वर्ण, ये आधा वर्ण है, किसी दूसरे पूरे वर्ण से मिलता है तो वहां संपृक्त होता है। और युग्मक क्या होता है? युग्मक का अर्थ ही होता है जोड़ा, इसका अर्थ ही होता है जोड़ा, कि जोड़े में आएंगे। और द्वित्व का मतलब दोहरा होगा। द्वित्व भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिएगा, अगर आधा वर्ण अपने ही वर्ण से मिलता है तो वहां द्वितीय या युग्मक होता है। अगर आधा वर्ण अपने ही वर्ण से मिलता है तो वहां द्वितीय या युग्मक होता है। ध्यान समझिएगा, अगर आधा वर्ण किसी दूसरे पूरे वर्ण से मिलता है तो वहां संपृक्त होता है। अगर आधा वर्ण अपने ही वर्ण से मिलता है तो वहां युग्मक या द्वित्य होता है। अगर आधा वर्ण किसी दूसरे पूरे वर्ण से मिलता है तो वहां संपृक्त होता है। और अगर आधा वर्ण अपने ही पूरे वर्ण से मिलता है तो वहां युग्मक या द्वित्य होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संबल भी प्रश्न आ चुका है। यह संबल एग्जाम का प्रश्न आ चुका है, यह साइड में प्रश्न पूछा गया है। और दिल्ली तो कई बार एग्जाम में आया, हर एक एग्जाम में दिल्ली पूछा जाता है और बहुत बार आ चुका है कि द्वितीय है कि क्या है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली क्या है, द्वितीय या युग्मक है। इसमें क्या है, आधा वर्ण अपने ही पूरे वर्ण से मिलता है तो वहां द्वितीय हो जाता है ना। और इसमें क्या है, अगर आपसे प्रश्न करें कि जो व्यंजन होता है, ये व्यंजन हम बता चुके हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। और व्यंजन के भेद से अगर बात करें कि व्यंजन के भेद कितने हैं, तो व्यंजन के भेद जो है 3 हैं। कितने हैं? 3। और जो हम लोग इसके पहले हेडिंग पढ़े थे कि व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे सामान्य आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसमें जो है ये हम लोग सामान्य आधार पर पढ़ रहे हैं। ये जो व्यंजन है ये सामान्य आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, सामान्य आधार पर।
ये जो है हम लोग सामान्य आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर संख्या से बात करें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है ये जो है 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या से अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन की संख्या से बात करें तो उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, यही श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन की संख्या से बात करें तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, छ, त, ज्ञ, स्र। और छ का निर्माण क प्लस स से हुआ है, त्र का निर्माण त प्लस र से हुआ है, ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से हुआ है, स्र का निर्माण स प्लस र से हुआ है। और 3 भेद यही है, एक स्पर्श, यही 3 भेद है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, यही 3 भेद है, यही 3 भेद हैं। अगर व्यंजन के भेद से बात करें तो 3 भेद यही बताइएगा आप लोग, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, यही शुद्ध व्यंजन है। संयुक्त क्या है, ये 2 व्यंजन वर्ग से मिलता है तो इसलिए इसे संयुक्त कहा गया है ना। यही मूल व्यंजन की संख्या यही 33 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 है। हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर मूल व्यंजन से पूछे संख्या से कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है या व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33 आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो सामान्य आधार पर हम लोग पढ़ चुके। अब हम जो है व्यंजन को प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का हम लोग वर्गीकरण करेंगे और इसमें देखेंगे पहले है स्पर्श, स्पर्श के बाद स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण देखेंगे। इसके बाद उष्म संघर्षी वर्ण देखेंगे। उष्म संघर्षी वर्ण, और उष्म संघर्षी वर्ण के बाद हम लोग पंचमाक्षर देखेंगे। पंचमाक्षर क्या होता है, और पंचमाक्षर के बाद हम लोग देखेंगे प्रकंपित, प्रकंपित प्रकंपित या लुंठित वर्ण, प्रकंपित या लुंठित वर्ण देखेंगे। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन देखेंगे। पार्श्विक के बाद हम लोग जो है अर्धस्वर देखेंगे। अर्धस्वर, अर्धस्वर के बाद अर्धस्वर के बाद हम लोग
अर्ध स्वर के बाद हम लोग द्विगुण व्यंजन पर देखेंगे। द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वरयंत्री वर्ण क्या होता है, स्वरयंत्री वर्ण कि स्वरयंत्री वर्ण क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोग प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ ही होता है प्रयास, प्रयत्न का अर्थ ही होता है क्या, प्रयास, प्रयास, प्रयास। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, मतलब जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे तो इनका जो पढ़ेंगे तो कैसा प्रयास होता है, कैसे पढ़ते हैं ना, प्रयत्न करके। तो आइए देखते हैं स्पर्श में यही लोग रहेंगे, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यही लोग रहेंगे ना। स्पर्श व्यंजन यही है और इनकी संख्या 25 है। और अब देखिए स्पर्श, प्रश्न कर रहा है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है। स्पर्श व्यंजन के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण यहां से देखिएगा, च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण हैं, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज, झ। इनका नाम स्पर्श संघर्षी इसलिए पड़ा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, स्पर्श तो है है, स्पर्श तो करते ही है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी करते हैं ये लोग, इसलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी वर्ण पड़ा। स्पर्श के साथ साथ ये लोग संघर्ष भी करते हैं, इसीलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी पड़ा। अब देखिए उष्म संघर्षी वर्ण, उष्म संघर्षी वर्ण के अंतर्गत श, स और श। जब इनका उच्चारण करते हम लोग हैं तो उष्म तो पैदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ संघर्ष भी करते हैं, इसलिए इनका नाम उष्म संघर्षी वर्ण पड़ा। उष्म संघर्षी वर्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा तो निकलती है, उष्मा तो निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग संघर्ष भी करते हैं, इसलिए इनका नाम उष्म संघर्षी वर्ण पड़ा। अब देखिए जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यहां से खंड करेंगे तो 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर देखिए यही है, न, ञ, ण, न, म, यही लोग हैं पंचमाक्षर। न, ण, न, ञ, ञ, ण, न और म, ना, यही 5वां अक्षर है, न, ञ, ण, न, म। ये कहां से बोले जाते हैं, ये जो है ये कंठ से बोले जाते हैं और ये ताल से बोले जाते हैं और ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ये कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से। मुर्दा मत कहिएगा आप लोग ना, मुर्दा नहीं, मूर्धा से बोले जाता है, मूर्धा, और संस्कृत में मूर्धन्य कहा जाता है। और ये दंत से बोले जाता है, दंत से, और ये
ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से। और इनका जो उच्चारण होता है ये नासिका से, कहां से? नासिका से बोला जाता है, नाक से। ये पांचों वर्ण जो है नासिका से उच्चारित होते हैं, नाक से। और ये कंठ से, तालु से, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। ये पांचवा अक्षर है, इसलिए इनका नाम पंचमाक्षर पड़ा। पंचम अक्षर मतलब पांचवा अक्षर, यही पांचवा अक्षर है, यही वर्गों का पांचवा अक्षर, यही पांचवा अक्षर है, ठीक है ना। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण र है। कौन सा है? र। क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो मुख में कंपन उत्पन्न होता है। जिसे र बोलिए, र र र र ना, तो मुख में कंपन उत्पन्न होता है। और जीवा जो लुंठित का मतलब कई बार लुढ़कती है, जीवा कई बार लुढ़कती है, इसलिए इसका नाम लुंठित वर्ण पड़ा। और प्रकंपित और लुंठित वर्ण में एक ही वर्ण है, र है। अब इसके बाद हम लोग पार्श्विक व्यंजन देखेंगे कि पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो पार्श्विक व्यंजन एक वर्ण है जो है कि ल है। अब आप लोगों के सामने और आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि ये क्यों पार्श्विक व्यंजन कहा गया इसे? आप लोगों के माइंड में प्रश्न उठता होगा कि नहीं, इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण हम बता रहे हैं आप लोगों को कि बहुत से लोग देखे होंगे गांव में जाते हैं अपने घर में ना, जाते हैं अपने घर में और निकलते हैं पड़ोस के घर से। देखे होंगे बहुत से लोगों को। अरे मान लीजिए कोई चोर ही अपने घर में गया और सामने से पुलिस आ गई तो बगल वाले घर से निकलेंगे ही ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग जाते हैं अपने घर में और निकलते हैं पड़ोस के घर से। तो उसी तरह जब हम ल को बोलते हैं, ल, तो जिह्वा जो है ऊपर जाकर के देरी तक रुकती है। ल बोलिए, ल ल, जिह्वा ऊपर देरी तक रुकेगी और उसके बाद जो वायु होता है जिह्वा के दोनों पास से निकलता है, जिह्वा के दोनों पास से निकलता है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक वर्ण पड़ा। कि जब हम ल को बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर देरी तक रुकती है, ल, और उसके बाद वायु जो है जिह्वा के दोनों पास से निकलती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन पड़ा ना। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए अर्ध स्वर क्या है। तो अर्ध स्वर में य और व है, य और व, ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो मूल रूप से देखा जाए तो य, व और र, ल, देखिए यही है, य, व, र और ल ना। ये लोग इनका जो देखेंगे जो उच्चारण स्थान है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। कि जब हम य का उच्चारण करते हैं, व का, र का और ल का, तो ई की तरह य ई से य बना है। देखिएगा, ई स्वर की तरह, ये ऊ से ऊ, ई को अड़च से बना है, और री से र बना है, और ली से ल बना है ना। देखिए ई से य बना है, ई से य बना है, और ऊ से जो है ई से य बना है, ऊ से व बना है, रि से र बना है, लृ से ल बना है।
ये स्वर की तरह देखिए उच्चारित होते हैं, य और इनकी संख्या 4 है ना। लेकिन हिंदी में मुख्य रूप से 2 ही को बताया जाता है, और आप लोग भी 2 ही बताइएगा। अगर य और व, अगर आपसे पूछे कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, संख्या से बात करें तो 2 ही बताइएगा, य और व। क्यों अर्ध स्वर कहा जाता है? यहां देखिएगा स्वर की तरह बोले जाते हैं ये लोग, और इनमें स्वर का ज्यादा गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अब ये देखिए, ये द्विगुण व्यंजन क्या है, स्वरयंत्री क्या है। द्विगुण व्यंजन के कई नाम मिलते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन है? फिर इसके बाद उस्त्रिप क्या है? उस्त्रिप। फिर इसके बाद उत्क्षिप्त क्या है, या उपक्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? ये कई नाम लेकर के टहल रहे हैं, देखिएगा। द्विगुण, उस्त्रिप और उत्क्षिप्त, ये कौन वर्ण है भैया? देखिए 2 वर्ण है ये, अड़ और ढ। अड़ और ढ यही 2 व्यंजन है जिन्हें उत्क्षिप्त नाम से भी जाना जाता है, उस्त्रिप नाम से भी जाना जाता है, और द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 गुण पाया जाता है। और इन्हीं का परिवर्तित रूप है, देखिए इन्हीं के नीचे ये नुक्ता लगाया गया है ना, इन्हीं के नीचे, इसलिए इनका नाम द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और संख्या में भी ये 2 हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या से बात करें तो 2 ही हैं, ठीक है ना। अब स्वरयंत्री वर्ण कौन है? स्वरयंत्री वर्ण एक है ह, ये कही है, और ये है ह। इसे कंठ के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें काकल्य नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एसआई में कि काकल्य वर्ण कौन है। यूपी SSSC वीडियो में भी प्रश्न आ चुका है कि नहीं, काकल्य वर्ण कौन से हैं? तो केवल एक ही वर्ण है, काकल्य वर्ण कौन है? ह। और ये कंठ से भी बोले जाते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन भी है, ठीक ना। अगर आपसे प्रश्न करें कि काकल्य वर्ण कौन से हैं, तो ह। स्वरयंत्री वर्ण कौन है, तो ह। तो आपसे अगर हो सकता है प्रश्न करें संख्या से, अगर आपसे प्रश्न करें संख्या से, तो स्पर्श संख्या जानी गए हैं कि 25 होती है। अगर आपसे स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या से बात करें, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या जो है 4 है। स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या देखिए 4 है, च, छ, ज, झ, यही 4 हैं। अगर ऊष्म संघर्षी वर्ण की संख्या से बात करें, तो ऊष्म संघर्षी वर्ण की संख्या जो है 3 है, स, श और श। ये स जो है तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, या ये छोटा सा आप लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दंत स है। जब उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे व्यंजन का, तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स किस जगह से उच्चारित होता है ना। इसके पहले देखिएगा हम लोग इसको बड़का स बोलते थे, ये मझला स, ये छोटका स, ये बड़का स, और ये पेट फरुआ स। इस तरह देखिए प्रयोग हुआ है कि नहीं, इस तरह ना। तो इसे हम लोग पहले बचपन में पेट फरुआ स पढ़ते थे, और ये सरौथा वाला स ना, तो आप ये बोलना छोड़ दीजिएगा। ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, और ये दंत स है। और पंचमाक्षर में हर वर्ग का 5वां अक्षर, यही ङ, ञ, ड़, न, म, यही 5वां अक्षर है, यही लोग हैं, यही 5 वर्ण हैं। इन्हें ही पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है, और ये कंठ से बोले जाते हैं, ये ताल से, ये मूर्धा से, ये दंत से, और ये ओष्ठ से, और ये नासिका से भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें नासिका से बोला जाता है, नाक से। इन 5 वर्णों को नासिका से बोला जाता है।
नाक से। और प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन है? अगर संख्या से देखिए पंचमाक्षर की संख्या कितनी है तो 5 है, अगर संख्या से प्रश्न करें तो 5 है। और प्रकंपित या लुंठित वर्ण की संख्या से बात करें तो 1 है। और पार्श्विक व्यंजन की संख्या से बात करें तो इनकी भी संख्या 1 है। अगर अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर की संख्या जो है 2 है। अर्ध स्वर की संख्या से बात करें तो अर्ध स्वर की संख्या जो है 2 है। द्विगुण या उच्छ्रित या उच्छिप्त की संख्या से बात करें तो संख्या जो है 2 है। स्वरयंत्री वर्ण की संख्या से बात करें तो इनकी जो संख्या है 1 है। हाँ, इन्हें काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम का प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण कौन है? हाँ, ये जो द्विगुण व्यंजन आप लोग देखते हैं, ये जो है इसके नीचे जो ये लगा है, ये इसका नाम क्या है? आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नुक्ता। क्या नाम है? नुक्ता। इसे नुक्ता के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रयोग है, देखिए इन्हीं के नीचे ये बिंदी लगाया गया है, इसे नुक्ता कहा गया है। और जो बिंदी लगाया गया इसे नुक्ता कहा गया है। इन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनका देखिए इन दोनों का प्रयोग कहां होता है, इन दोनों का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, ये आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, इन लोगों का जो प्रयोग है, इनका जो है शब्द के आरंभ में या पहले होता है। इन दोनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में या पहले होता है। देखिएगा इनका प्रयोग, मान लीजिए जैसे यहां हम लिख रहे हैं ढोलक, और यहां देख लीजिएगा इनका डमरू। डमरू देखिए शब्द के पहले हुआ कि नहीं? किसी भी शब्द के आरंभ में ये लोग लिखे जाएंगे, हमेशा कहीं भी मिलेंगे तो हमेशा ये लोग पहले मिलते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य में या अंत में होता है। आगे इसको भी देख लेते हैं। जैसे इनका देखिएगा मेढक, मेढक, इनका देखिएगा पहाड़, पहाड़, यहां देखिएगा सड़क। ना मिले कि नहीं आप लोगों को? देखिए मिले कि नहीं? ये लोगों का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य में या अंत में होता है। देखिए यहां मध्य में आए हैं कि नहीं? शब्द के मध्य में आए, ये लास्ट में आए हैं, ये भी मध्य में आए हैं। तो हमेशा देखिएगा द्विगुण व्यंजन की जब हम लोग प्रयोग करेंगे शब्द में, तो इनका जो प्रयोग है शब्द के मध्य में होगा या अंत में होगा। लेकिन इनका प्रयोग देखेंगे, इन दोनों लोगों का प्रयोग देखेंगे हम लोग, तो शब्द के आरंभ में होता है, शब्द के पहले लगता है। तो दोस्तों यहां तक हम लोग पढ़ चुके, प्रयत्न के आधार पर भी हम लोग देख चुके। और व्यंजन जो है सामान्य आधार पर इसके पहले हम लोग पढ़े, इसके बाद प्रयत्न के आधार पर हम लोग पढ़े, और इसके बाद हम लोग जो हेडिंग डलाए हैं घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और अन्य में बचा कुछ अन्य में रखेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा वीडियो आपको एकदम मिलता रहेगा हमेशा। 2 दिन पे 1 दिन पर वीडियो हमेशा हमारा जाता रहेगा। आप लोग ध्यान से इत्मीनान से बैठ करके एकदम देखिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा आप लोग, और बहुत ही आनंद आएगा। और ये जो वर्णमाला का टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी जिसमें आता हो, वर्णमाला से 2 या 3 प्रश्न आना तय है। तो एक बार मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा प्रश्न इसी में आ जाएगा वर्णमाला का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।